प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, रानी लीलावती की कहानी धारावाहिक रूप से आपके सामने रखने का मैं प्रयास कर रहा हूं। आज बहुत बड़ा आयोजन रानी लीलावती ने कर लिया है महाराज विक्रमादित्य के कथनानुसार, क्योंकि महाराज विक्रमादित्य ने जब से उन तोता तोती की गिरवान वाणी में बात सुनी थी रानी लीलावती के बारे में, तब से वे आतुरित थे रानी लीलावती को मिलने के लिए। एक उन्होंने गोल सेट कर लिया था, एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया था कि रानी लीलावती को मैं 4 बार बुलवा के ही रहूंगा, अर्थात उसके मौन को भंग करके ही छोड़ूंगा। अन्यथा रानी लीलावती अपने शर्त के अनुसार कई राजा महाराजा, कई राजकुमार, कई उद्भट विद्वान, इन सबको एक एक करके वो कारावास के अंदर बंद करती जा रही है, और वो भी आजीवन स्वरूप। भूभारत की उस प्रतिभा को भला राजा कुंठित कैसे होने देते। तब से विक्रमादित्य ने मन में ठान ली कि नहीं, मैं उस घमंडी लीलावती का घमंड तोड़कर रहूंगा और उसका मौन व्रत भंग करके ही छोड़ूंगा। बस आज प्रतियोगिता शुरू होने जाने वाली है। दरबार खचाखच भरा हुआ है। सारे दरबारी राजा विक्रमादित्य को अपलक दृष्टि से देख रहे हैं। रानी भी चोरी छुपके नेत्रों से राजा विक्रमादित्य के देह यष्टि का और उसके रुबाबदार चेहरे का अवलोकन कर रही है। सारी सखियां और परिचारिकाएं जो भी रानी से बहुत घनिष्ठता रखती है, वे सभी भगवान से मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि आज रानी अपना मौन व्रत तोड़ दे और 4 बार बोलने के लिए समुद्यत हो जाए तो मजा आ जाए। ऐसा व्यक्तिमत्व, ऐसा होनहार, ऐसा शूरवीर, ऐसा बुद्धिमान फिर कभी भी हमारे इस कंचनपुर नगरी में नहीं आएगा। और हमारा सौभाग्य रहेगा कि ये यदि रानी लीलावती को बोलने के लिए समुद्यत कर दे तो इसका पानी ग्रहण होते ही इस राज्य की धुरा को भी यही वहन करेगा। तरह तरह की कल्पनाएं दासियां और परिचारिकाओं के साथ साथ सहेलियां भी कर रही थी। रानी लीलावती भी मन ही मन यही सोच रही थी कि आज मैं शर्त हार जाऊं तो कितना अच्छा, पर दूसरे ही पल उसका अहंकार उस नागिन की तरफ फन फैलाकर खड़ा हो जाता था कि नहीं, मैंने जो प्रतिज्ञा की है सो की है, मैं बोलूंगी ही नहीं, चाहे मुझे आजीवन कुंवारी क्यों ना रहना पड़े। आजीवन में विवाह नहीं करूंगी तो चलेगा, पर मैं बिना मतलब मुंह खोलने वाली नहीं हूं, अपनी प्रतिज्ञा मैं स्वयं भंग करने वाली नहीं हूं। देखती हूं ये कैसे बुलवाता है। इसका भी वही हर्ष करूंगी जो अन्य राजा और राजकुमारों का किया है। दूसरे ही पल उसके मन में ऐसे विचार आ जाते थे। खैर, नगाड़ा बजा दिया गया। रात्रि का प्रथम प्रहर शुरू होने ही वाला था। एक दासी ने घोषणा की कि प्रतियोगिता शुरू होने जा रही है। इससे पहले मैं चाहती हूं कि आगंतुक प्रतियोगिता में रानी के साथ प्रतियोगिता करने वाले इस व्यक्तिमत्व को
मैं निवेदन करूंगी कि वे अपना परिचय दें। विक्रमादित्य ने फिर से कहा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि आज की यह प्रतियोगिता ही मेरा परिचय रहेगी, और रानी की नियमावली में ये नहीं लिखा था कि मैं कहां से आया हूं, कौन हूं, अपना परिचय दूं। रानी उस बुद्धिमान व्यक्ति की खनकती हुई आवाज और रुबाबदार मिठास भरी वाणी को सुनकर गदगद हो गई। तुम्हें प्रतिज्ञा अच्छी तरह से याद होगी, फिर भी मैं दोहरा देती हूं, दासी फिर से बोली, मुखातित हुई। यदि आज रात्रि में, संपूर्ण रात्रि में यदि आपने ऐसी कोई बात कही जिससे कि रानी बोल पड़े, बोलने को समुद्यत हो जाए, तो आप प्रतिज्ञा के अनुसार यह परीक्षा में पास हो जाओगे, इस प्रतियोगिता में पास हो जाओगे, और एक बार नहीं, रानी को 4 बार बुलवाना है। यदि पूरी रात्रि में रानी ने 4 बार बोल दिया, रानी ने अपना मुंह खोल दिया, तो समझ लीजिए आप जीत गए हो। अन्यथा परिणाम क्या होगा आप भली भांति जानते हो। आज तक रानी लीलावती को कोई भी इस प्रतियोगिता में हरा नहीं पाया है, ये आप ध्यान ले लीजिएगा। राजा मन ही मन सोचने लगा, यदि इसने मौन व्रत कर लिया और मन में ठान लिया कि मुझे बोलना ही नहीं है, तो भला इसका मुंह मैं कैसे खुलवाऊंगा। थोड़ी सी चिंता की लकीर राजा के ललाट के ऊपर छा गई। अचानक राजा को अपने बेताल की याद आई, क्योंकि बेताल राजा के साथ छाया की तरह रहता था। राजा के आदेश के लिए वो आतुरित रहता था कि राजा कब मुझे कोई आदेश दिया और वो काम मैं पलक झपकते ही पूरा करूं। वेताल को स्मरण किया राजा ने, तो वेताल हाजिर हो गया अदृश्य रूप से और कहने लगा, दास सेवा में हाजिर है, आदेश दीजिए। राजा ने कहा कि वेताल, पूरी रात मुझसे क्या तुम बात करोगे? कुछ कहानी सुनाओ जिससे कि ये पूरी रात कट जाए। वेताल कहने लगा कि महाराज, आप भली भांति जानते हो मैं भला कहानियां भी नहीं जानता हूं, और मैं क्या कहानी सुनाऊं। इससे तो अच्छा है कि आप ही कोई कहानी सुनाओ, जिससे कि ये सारे लोग भी सुनकर दंग रह जाए और आप मुझे संबोधित करते रहो। वेताल ने कहा, ये ठीक रहेगा, आप ऐसा ही करो। राजा विक्रमादित्य ने भी वेताल के इस सुझाव को मान लिया और कहा कि तुम सही बोल रहे हो, यही ठीक रहेगा। और राजा ने कहा कि तुम सामने जो ज्योतिपुंज है, एक स्वर्ण जटित चौकी के ऊपर दीपक प्रज्वलित हो रहा था। राजा ने कहा कि तुम उस दीपक के अंदर प्रवेश कर जाओ। पलक झपकते ही विक्रमादित्य का आदेश अपने सर आंखों पर रखकर वेताल दीपक के अंदर प्रविष्ट हो गया, ज्योतिपुंज के अंदर समाहित हो गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा, हाँ दासी जी, तुम सही कह रही हो, मुझे पता है, सारी नियमावली मुझे ज्ञात है, पर इतनी बड़ी रात्र, अभी तो पहला प्रहर शुरू होने वाला है, और जैसे ही पहला प्रहर शुरू होगा, चंद मिनट बाकी है उसमें, मुझे 4 प्रहर तक जागते रहना है। और मैं चाहता हूं कि आप रानी जी मेरी बातें सुने, मेरी बातों का जवाब दे, पर रानी तो बोलने वाली नहीं है, मेरे से वार्तालाप तो ऐसे कर ही नहीं सकती, और जब रानी नहीं करेगी
तो रानी की परिचारिकाएं और सेविकाओं के साथ में सहेलियां भी क्या करेंगी? वो तो रानी का ही अनुसरण करने वाली है। फिर ये जो प्रजा बैठी हुई है, ये भी भला मुझसे क्यों बात करेगी? पर इतनी बड़ी रात निकालना इतना आसान भी नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हे ज्योतिर्मय पुंज दीपक, क्या इस पूरी रात्रि के अंदर तुम मुझसे वार्तालाप करोगे? क्या मैं तुम्हें कुछ कहानी सुनाऊं तो उसके प्रत्युत्तर में तुम मुझे जवाब दोगे, ताकि ये रात आसानी से कट जाए? रानी लीलावती सोचने लगी, जरूरी नहीं है सुंदरता के साथ में विवेक क्या होना भी। मैं समझ रही थी ये पुरुष, ये व्यक्ति इतना सुंदर दिखाई दे रहा है, इसका व्यक्तिमत्व ही इसके चेहरे से टपक रहा है, पर ये तो निरा मूर्ख है। मैं इसे प्रतिभाशाली समझ रही थी, पर ये तो बेवकूफ है। भला एक निर्जीव दीपक से यह कह रहा है कि क्या तुम मेरी बातों का जवाब दोगे? इससे बढ़कर और कौन मूर्ख होगा? रानी निराश हो गई। पर जैसे ही दीपक ने यह बात सुनी तो दीपक की लौ कंपित होती है, प्रकंपित होती है, और उसमें से मनुष्यवाणी में आवाज आती है, हे नरपुंगव, तुम सचमुच में श्रेष्ठ हो, क्योंकि रजनी के अंधकार को मिटाने वाला सूर्य के पश्चात मुझे ही याद किया जाता है, और आज तक इस अंधेरे को मैं एकाकी व्यतीत करता हूं प्रकाश देकर। क्योंकि आदित्य जब चला जाता है तो समस्त संसार के अंदर अंधकार छा जाता है, उस समय मुझे याद किया जाता है। क्योंकि किसी ने कहा भी है दोस्तों, अंधकार है जहां तहां आदित्य नहीं, अंधकार है जहां तहां आदित्य नहीं, मुर्दा है वो कौम जहां साहित्य नहीं। साहित्य जहां पर नहीं है, जहां पर वांचन नहीं है, जहां पर संस्कृति की रक्षा करने वाले ग्रंथ नहीं है, वो समाज, वो कौम मुर्दा है। ठीक इसी तरह दीपक कह रहा है कि जब अंधकार छा जाता है तो मेरे जैसा नन्हा दीपक टिमटिमाकर अपनी रोशनी फैलाकर उस रजनी का साथ देता है, रात्रि का साथ देता है। पर मैं एकाकी रहता हूं। आज पहली बार तुम ऐसे मिले हो जो मेरे से वार्तालाप करना चाहते हो और पूरी रात मेरे साथ वार्तालाप करके व्यतीत करना चाहते हो। मैं तुम्हारे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जैसा मुझे आता है देने की कोशिश करूंगा। दीपक के मुंह से इस तरह की मनुष्यवाणी को सुनकर रानी लीलावती के साथ समस्त सभा आश्चर्यचकित हो गई। फटी की फटी रह गई उनकी आंखें और देखने लगी, ये क्या माजरा है, ये क्या जादू देख रहे हैं हम। भला आज तक कोई निर्जीव वस्तु कभी बोली है? रानी तो हतप्रभ हो गई, सोचने लगी यह पुरुष अद्भुत है। रानी बेभान हो गई। नगाड़े के ऊपर चोट पड़ गई, रात्रि का प्रथम प्रहर शुरू हो गया। और दोस्तों, अब राजा विक्रमादित्य ऐसी कौन सी कहानी सुनाएंगे और अंत में दीपक को क्या सवाल पूछेंगे, दीपक उसके प्रत्युत्तर में क्या बोलता है, और दीपक की बात सुनकर रानी लीलावती किस तरह से क्रोधाभिभूत हो जाती है और दीपक को चिल्लाते हुए बोलती कि तुम झूठ बोलते हो। सही जवाब यह है, और इस तरह से सही जवाब देने के चक्कर में रानी लीलावती किस तरह से बोल उठती है, ये तो कल सुनने के पश्चात दोस्तों आपको पता चलेगा। इजाजत चाहता हूं
और आपने अभी तक मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।